प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक बात की ज्योग्राफिकल थॉट में जर्मन ज्योग्राफर्स की। हमने वोरेनियस और कांट से मॉडर्न ज्योग्राफी की शुरुआत की। उसके बाद हम हम्बोल्ट और रिटर पर आए और हमने रट्जल की बात की। ये सारे जर्मन ज्योग्राफर्स जो रहे वोरेनियस और कांट के बाद, जो कार्ल रिटर, हम्बोल्ट और रट्जल जो रहे, उन्होंने भूगोल को एक बहुत महत्वपूर्ण आधार दिया। ये कहना चाहिए कि उन्होंने भूगोल को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों को इतने अच्छे से व्याख्यायित किया, इतना कोरिलेट किया कि यहाँ से ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी की एक तरफ तो हम ये कहेंगे कि द्वैधता की शुरुआत हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि इसके साथ ही भूगोल अपने संपूर्ण अस्तित्व में आई। जब भूगोल के दोनों पक्षों का अध्ययन भूगोल में किया जाने लगा, एक तरफ भौतिक भूगोल और दूसरी तरफ मानव भूगोल, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं विज्ञान के या प्रकृति के, इन दोनों का अध्ययन किया जाने लगा, तो ऐसे में भूगोल ने अपना एक संपूर्ण अस्तित्व प्राप्त किया। अब अगर हम दृष्टिपात करते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पर, आपके सिलेबस में मैकेंडर का जिक्र है। ये आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जो बहुत महत्वपूर्ण ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हुए हैं। जर्मन्स के बाद फ्रेंच ज्योग्राफर आए, ब्लाश और ब्रून्स आए, जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को और ज़्यादा संबल दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी को स्थापित किया। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में चूंकि उनको नहीं रखा गया है, तो हम विस्तार से उनकी बात नहीं करेंगे। हम आते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पर। मैकेंडर आपके सिलेबस में है, इसलिए आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं मैकेंडर की बात करूंगी। और बहुत महत्वपूर्ण स्थापना इनकी रही है, हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर कहलाती है, उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। तो ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का हिस्सा थे। ब्रिटिशर्स के साथ एक बात रही कि भूगोल ब्रिटेन में कभी भी बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन का विज्ञान नहीं रहा। एक लंबे समय तक भूगोल को कोई इम्पोर्टेंस ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं दी गई। ब्रिटेन में कहीं भी 19वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल को कोई भी एक इंडिविजुअल साइंस नहीं माना गया। ये स्थिति भूगोल की रही है। 1859 में डार्विन ने जब अपना ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज दिया, प्रस्तुत किया विश्व के समय, आप ये देखिए रट्जल भी डार्विन से प्रभावित थे। मतलब डार्विन का सिद्धांत समस्त प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों पर इतना हावी था कि विश्व का सारा जो ज्ञान है, सारा जो अध्ययन है, वो डार्विन की थ्योरी के इर्द गिर्द घूमता है, जहाँ से डार्विन ने अपनी थ्योरी दी है। तो जब डार्विन ने अपना ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, तब स्कॉलर्स ने, समस्त विश्व के और विशेषकर ब्रिटिश स्कॉलर्स ने यह सोचना शुरू किया कि अब पृथ्वी को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में अध्ययन किया जाना जरूरी है। अगर पृथ्वी को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में अध्ययन करना है, इसका मतलब है मैन नेचर रिलेशनशिप की बात करनी है। नेचुरल तरीके से मैन का क्या डेवलपमेंट होता है। अगर हम सारे स्पीशीज पर डार्विन का सिद्धांत लागू करते हैं, तो वो क्योंकि मनुष्य पर भी लागू होता है, तो क्या वो और जो सोशल साइंसेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि रट्जल ने स्टेट पर उसको लागू किया, क्या ऐसा है? क्या लिविंग स्पेस भी है? मतलब मानवीय पक्ष जो हैं, उन पर भी ध्यान देना शुरू किया गया और स्कॉलर्स ने मनुष्य से संबंधित जो विज्ञान है उन पर ध्यान देना शुरू किया। और यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिश ज्योग्राफी की, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की। 1861 से 1947 का समय मैकेंडर का माना जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। जो ब्रिटिश ज्योग्राफर्स हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण मैकेंडर रहे हैं, इसीलिए शायद आपके पाठ्यक्रम में इन्हें रखा गया है। इनके अनुसार विश्व की जो भी प्रादेशिक जटिलताएं हैं, सबसे पहले इन्होंने प्रदेशों पर ध्यान दिया। रीजनल ज्योग्राफी पर इन्होंने बहुत कंसंट्रेट किया और इनके अनुसार विश्व की प्रादेशिक जटिलताएं वस्तुतः विविध रूपी भौतिक और मानवीय तत्वों का समूह है। मतलब जो भी विश्व में पृथ्वी के धरातल पर जितने भी भौतिक स्वरूप वितरित हैं और जिनमें विविधता मिलती है, और जितनी भी मानव समुदायों से संबंधित जो भी मानवीय पर्यावरण, जो भी सांस्कृतिक पर्यावरण या मानवीय जीवन शैलियाँ वितरित हैं, उनमें जो विविधताएं मिलती हैं, इन दोनों ही तरह की भौतिक और मानवीय विविधताओं के कॉम्बिनेशन को हम प्रादेशिक जटिलता के रूप में रख सकते हैं। एक रीजन कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, एक रीजनल आइडेंटिटी उसकी क्यों बनती है, किसी प्रदेश का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर विद्यमान भौतिक और मानवीय जो तत्व हैं वो अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अपना एक सह अस्तित्व बनाते हैं, जिससे उस प्रदेश का चरित्र निर्धारित होता है। ये बात मैकेंडर का मत था रीजनल ज्योग्राफी के संदर्भ में।
फिर इन्होंने एक बात और कही, जब इन्होंने ज्योग्राफी को समझने का प्रयास किया तो ये भी इन्होंने कहा कि मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच का पुल ज्योग्राफी है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज़ एंड नेचुरल साइंसेज। ह्यूमैनिटीज़ जहाँ पर हम लिटरेचर की बात करते हैं, जहाँ पर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, मानव की भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मानव समुदायों की बात कर रहे हैं, मानव संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो मानविकी जहाँ मानव समुदाय, मानव संस्कृति नज़र में आते हैं, और प्राकृतिक विज्ञान जहाँ हम जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इन सब की बात करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से संबद्ध करता है ज्योग्राफी। भूगोल, आज भी हम भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा भी मानते हैं, समाज विज्ञान का हिस्सा भी मानते हैं। आज भी भूगोल अपने आप में इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। ये बात मैकेंडर ने सबसे पहले कही थी। एक बात और इन्होंने कही कि जैसे प्राकृतिक विज्ञानों और मानविकी के बीच भूगोल ब्रिज का काम करता है, उसी तरीके से हिस्ट्री और जियोलॉजी के बीच भी ये काम करता है ब्रिज का। हिस्ट्री और जियोलॉजी इसलिए क्योंकि इनका ये मानना था कि हिस्ट्री का अध्ययन ज्योग्राफी के संदर्भ में किया जाना चाहिए और ज्योग्राफी का अध्ययन हिस्ट्री के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से जब कोई प्रदेश विकसित होता है या कोई संस्कृति विकसित होती है या किसी मानव समुदाय का विकास हम देखते हैं, तो वो और साथ में वहाँ का जो जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ये दोनों मिलकर वहाँ का एक संपूर्ण भूदृश्य बनाते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो जियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच भी ब्रिज का काम करता है। तो ये इन्होंने ज्योग्राफी कहाँ है अध्ययन में या विज्ञान में, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी सिचुएशन है, इसको व्याख्यायित करने के लिए इन्होंने ये बात कही थी। अब इसके बाद जब हम मैकेंडर की संकल्पनाओं पर जाते हैं, जब इनके और विचारों पर जाते हैं, तो हम पाते हैं कि इन्होंने ज्योग्राफी के इस रूप को बताते हुए एक हिस्ट्री, जियोलॉजी, मानविकी, नेचुरल साइंसेज, इनको जोड़ने वाली कड़ी के रूप में बतलाते हुए इन्होंने ज्योग्राफिकल जो भी कंसेप्ट थे, जो भी भौगोलिक संकल्पनाएं थी, उनका उपयोग विश्व के राजनीतिक मामलों को समझने के लिए किया। अब इन्होंने क्योंकि मानविकी, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट सबको जोड़ दिया ज्योग्राफी में, तो इन्होंने ये पाया कि जो भी ज्योग्राफिकल संकल्पनाएं उभर कर आती हैं, जो भी हम ज्योग्राफी के सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, उनका उपयोग विश्व के राजनीतिक मामलों को समझने के लिए किया जाना चाहिए। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि जिस समय मैकेंडर थे वो समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का समय था और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, राजनीतिक घालमेल हो रहे थे, राजनीतिक उलझनें बढ़ रही थी विश्वव्यापी, और राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहे थे, और जो पुराने जो साम्राज्यवाद की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। जो यूनान और रोम के समय में जो साम्राज्य थे उनकी स्थितियां बहुत परिवर्तित हो गई थी, विश्व राजनीति बहुत मुखर हो गई थी। तो इसको समझना हर स्कॉलर के लिए ज़रूरी हो गया था। विश्व राजनीतिक परिदृश्य को समझना हर स्कॉलर के लिए ज़रूरी हो गया था। इसलिए मैकेंडर ये बात कहते हैं कि हमें ज्योग्राफिकल संकल्पनाओं को भी, जो भौगोलिक संकल्पनाएं हैं, उनका उपयोग भी राजनीतिक मसलों को समझने के लिए करना चाहिए। और इसी बात को इन्होंने एम्फसाइज किया, इस पर बल दिया, और इसी बात को इन्होंने आगे अपने हार्टलैंड थ्योरी के द्वारा प्रतिपादित किया। उन्होंने विश्व के समक्ष उस संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य की एक समझ रखी, एक उसके संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1887 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी के तौर पर अपॉइंट किया गया। शुरू में ब्रिटिश ज्योग्राफी जो थी, मैकेंडर से पूर्व कहना चाहिए कि जो ब्रिटिश ज्योग्राफी थी वो फिजिकल ज्योग्राफी पर बहुत एम्फसाइज करती थी। उनके अनुसार फिजिकल ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी का अध्ययन था और मानव उसमें कहीं नहीं था। लेकिन मैकेंडर ने उसमें मानव को समाहित किया, क्योंकि मैकेंडर जो है वो ब्लाश और ब्रून्स के विचारों से प्रभावित थे। मैकेंडर और इनके बाद के जो ब्रिटिश ज्योग्राफर्स हैं वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं से प्रभावित थे, वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं में रिटर और रैड्जल से प्रभावित थे, जहां मानव का स्थान भूगोल के अध्ययन में होना ज़रूरी है। जब इस बात को प्रतिपादित करने का इन्होंने प्रयास किया, तो इसी बात को इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी को, जब इन्होंने रैड्जल के एंथ्रोपोज्योग्राफी को जब पढ़ा, तो इन्होंने उस एंथ्रोपोज्योग्राफी को कोट करते हुए ये बात कही है कि मानव भूगोलवेत्ता ही वस्तुतः परिपूर्ण भूगोलवेत्ता होता है, यानी बिना मानव के भूगोल का अध्ययन अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। अगेन दिस इज द मैन नेचर रिलेशनशिप, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ये यहाँ पर इन्होंने भी स्थापित किया। हालांकि इन्होंने इन सारी चीज़ों को, जो भी स्थापनाएं थी, उनको फिर राजनीतिक परिदृश्य पर अप्लाई करने का प्रयास किया, और क्योंकि उस समय राजनीतिक परिदृश्य बहुत उथल पुथल वाला था, तो
इनकी इस थ्योरी ने बल दिया। जैसा कि हमने पहले बात की कि रैटज़ल ने जब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ रेसेस का कंसेप्ट दिया तो वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आधार बनता है। क्योंकि जर्मनी में जब हिटलर ने ये कहने का प्रयास किया कि जर्मन्स जो है वो सबसे सुपीरियर हैं और बाकी सबको सब पे अधिकार कर देना, सबको नष्ट कर देना जर्मन्स का अधिकार है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं या जर्मनी को ही अपना विस्तार करना चाहिए अपने क्षेत्र का, इसकी जड़ें तो रैटज़ल और रिटर ने रख दी थी, रैटज़ल ने स्पेशली रख दी थी। अब ब्लाश और ब्रून्स उनके बाद फ्रांसीसी जोग्राफर्स आए और फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्राफी और जर्मन स्कूल ऑफ जोग्राफी, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के लिए, स्पेशली मैकेंडर के लिए ये आधार दिया कि उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल के लिए भौगोलिक संकल्पनाओं को अप्लाई करने की कोशिश की। इसीलिए इन्होंने मानव का रोल बताया फिजिकल जोग्राफी के साथ साथ भूगोल में, और जैसा कि इन्होंने रीजनल कंसेप्ट में कहा, अपने रीजन्स को बताते हुए कहा कि जो प्रादेशिक जटिलताएं हैं वो बेसिकली भौतिक और मानवीय तत्वों का कॉम्बिनेशन है। तो मानव को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना और 1904 में ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट इन्होंने दिया, जिसको हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर कहा जाता है, हृदय स्थल सिद्धांत कहा जाता है, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थापना है। क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि तकनीकी वजह से हम इतना समय दे पाएंगे, तो हृदय स्थल को हम कल बात करेंगे, या ये कहना चाहिए कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और हम अभी जो मैकेंडर की हृदय स्थल सिद्धांत के साथ जुड़े हुए जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन में, उनकी बात हम आज करते हैं। हृदय स्थल सिद्धांत अपने आप में एक संपूर्ण समय लेगा, हम इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण स्थापना रही है। अब मैकेंडर ने जब हृदय स्थल सिद्धांत दिया तो उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि मानव के संपूर्ण इतिहास में, इतिहास को हमेशा इन्होंने भूगोल के साथ लेकर चलने की बात कही है। इन्होंने इतिहास और भूगोल को एक साथ अध्ययन करने की बात कही है। इसलिए कहते हैं कि जब हम मानव के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो मानव के संपूर्ण इतिहास में तटीय क्षेत्र सदैव आक्रमणों के लिए सुगम रहा है और हृदय स्थल सुरक्षित रहा है, वो केंद्रीय स्थल है ना। इसकी बात हम, जैसा कि मैंने कहा, हम अगले लेक्चर में करते हैं। 1943 में 1943 में इन्होंने अपने इन्हीं विचारों को फिर से रिपीट किया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बातों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया। फिर इनके बल्कि ये कहना चाहिए कि इन्हीं विचारों को देखते हुए कई स्कॉलर्स ने इनको बहुत आगे का विचारक कहा है, भविष्य का विचारक कहा है। ये बात भी इनके संदर्भ में मिलती है। फिर अभी जैसा कि हम कह रहे हैं कि हृदय स्थल सिद्धांत के अलावा जो मैकेंडर ने बात की, एक तो इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी की बात करते समय ये कहा कि ये कहना चाहिए कि इन्होंने जो अध्ययन प्रस्तुत किए, इनकी बुक आई ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज। इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में दो चीज़ें की। एक तो उस समय ब्रिटिश ज्योग्राफर जिस समय थे उस समय एक कंसेप्ट था कि भूगोल वेत्ता को एक तो बहुत साहसी होना चाहिए, बहुत एडवेंचर वाला होना चाहिए, कि वो बहुत साहस के साथ दुर्गम क्षेत्रों की तरफ जा सके, ऐसी ट्रैवल्स करने के लिए उसको उद्यत रहना चाहिए हमेशा। इस तरीके के का कंसेप्ट जो है वो भूगोल वेत्ता को लेकर था। तो अपने आप को अच्छा भूगोल वेत्ता साबित करने के लिए हमने हमेशा देखा है, हम्बोल्ट के समय तक भी, कि फील्ड ज्योग्राफर इज अ ज्योग्राफर, ये बात हम बहुत बार कहते हैं। हम आज भी जब रिसर्च करते हैं, आप जब आगे रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, जब आप पीएचडी करेंगे, आप एमफिल करेंगे, तो रिसर्च की फील्ड में हम आज भी फील्ड ज्योग्राफी को कहीं भी, फील्ड वर्क को कहीं भी नकारते नहीं हैं। सेकेंडरी डाटा इंपॉर्टेंट होता है, जो सूचनाएं ऑलरेडी किताबों में अवेलेबल हैं वो अलग बात है, लेकिन फील्ड में जाकर देखना भूगोल वेत्ता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी कंसेप्ट की फील्ड एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि वास्तव में क्षेत्र में वो चीज़ कैसे है। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा भूगोलवेत्ता प्रमाणित करने के लिए इन्होंने यात्राएं भी की। मैकेंडर ने कीनिया की यात्रा की, कीनिया पर्वत पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति मैकेंडर था। इसके अलावा इन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा भी की। ब्रिटिश तो ये थे ही, ब्रिटिश आइलैंड्स की इन्होंने बात की, ब्रिटिश सीज की इन्होंने बात की। तो ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज इनकी जो पुस्तक मिलती है, इसमें इन्होंने ब्रिटेन की समस्त जो प्रादेशिक जो चाहे हम विविधताएं कह लें या प्रादेशिक विशेषताएं कह लें, उनका वर्णन इन्होंने दिया। इर्द गिर्द, ब्रिटेन के इर्द गिर्द जो भी ब्रिटिश सीज थे, जो भी सामुद्रिक क्षेत्र था, उस सब का अध्ययन भी इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया, जिसको क्लासिक मॉडर्न लिटरेचर का हिस्सा कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस बात से जुड़ती है जब इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमैनिटीज एंड नेचुरल साइंसेस।
ह्यूमैनिटीज़ मैंने आपसे कहा था कि लिटरेचर और भाषा को अपने आप में समाहित करती है, और इन्होंने जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिस निरूपण के साथ ब्रिटेन और ब्रिटेन के आसपास के जो सामुद्रिक क्षेत्र हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया है, तो इनकी इस पुस्तक को क्लासिक मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर का हिस्सा भी माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां इन्होंने मानव को, मानव की संस्कृति को, मानव की भाषा को भूगोल के साथ जोड़ा, या नेचुरल जो फिनोमेना है, जो आइलैंड्स हैं, जो समुद्र है, ये जो नेचुरल फिनोमेना है, उसको मानविकी के साथ भूगोल के सहारे जोड़ा, भूगोल को कड़ी के रूप में, ब्रिज के रूप में स्थापित किया। ये एक चीज़ है। दूसरा, 1919 में इनकी एक पुस्तक आई, डेमोक्रेटिक आइलैंड्स एंड रियलिटी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। क्योंकि राजनीतिक भूगोल पर इनका अधिक काम था, राजनीतिक भूगोल पर इनका अधिक अटेंशन था, तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, एक तो होती है, हम एक आदर्शवादी बात करते हैं कि प्रजातंत्र ऐसा होना चाहिए, वो तो आइडियल है। आदर्श प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए, एक संकल्पना की तरीके, सिद्धांत के तौर पर, एक सिद्धांत के तौर पर प्रजातंत्र ऐसा होना चाहिए, उसके ये आइडियल्स हैं, उसकी ये नैतिकता है, उसके ये आदर्श हैं। और दूसरा है रियलिटी, वास्तविकता में कहाँ कहाँ वो आइडियल्स लागू होते हैं और कहाँ उनमें विचलन मिलता है। ये तो सच है कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी अवधारणा अपने पूर्ण आदर्श रूप में कभी भी लागू नहीं हो सकती फील्ड में, क्योंकि फील्ड में एक मनुष्य नाम का व्यक्ति है, मनुष्य नाम का तत्व है जो उसको अप्लाई करता है, और मनुष्य प्रिडिक्टेबल नहीं है। मनुष्य किसी सिद्धांत पर स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य की साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होता है। इसलिए कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आदर्शवादी स्थिति मनुष्य हमेशा रखेगा। कुछ आदर्श फॉलो होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत नहीं भी होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, मानवीय संस्कृतियों के डेवलपमेंट के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने इस बात को दिया, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, प्रजातंत्रीय आदर्श एवं वास्तविकता, यथार्थ में वो कितने लागू हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, इन सब की बात की है, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स को डिस्कस किया है। विश्व में जो शक्ति राजनीति चल रही है, मतलब उस समय विश्व में जो शक्तियों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ यूरोपियन दूसरे कंट्रीज थे, ये इन सब के बीच में जो शक्ति संघर्ष चल रहा था, जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था, उसको इन्होंने अध्ययन किया इस संदर्भ में कि आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, या आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, और वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता किस दिशा में जा रही है। इन बातों को डिस्कस करा इन्होंने अपनी इस पुस्तक में 1919 में जो इन्होंने पब्लिश की, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। अच्छा, एक चीज़ और हम इस संदर्भ में कहेंगे कि ब्रिटिशर्स के अध्ययन की हम जब भी बात करते हैं, एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने आता है वो ये है कि ब्रिटिश ज्योग्राफी की एक लोकप्रिय थीम या लोकप्रिय विषय रहा है रीजनल ज्योग्राफी। उसी को फॉलो किया है मैकेंडर ने भी। इन्होंने भी प्रदेशों की बात की है, प्रदेशों के बीच की ही पॉलिटिक्स की बात की है, प्रदेशों की सुगम्यता और दुर्गम्यता की बात करते हुए इन्होंने अपनी हार्टलैंड थ्योरी दी है। तो रीजनल ज्योग्राफी जो है वो ब्रिटिश ज्योग्राफर्स की आत्मा कही जा सकती है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की आत्मा कही जा सकती है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, हार्टलैंड थ्योरी को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।